तो वेलकम है दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ही वीडियो को आगे की ओर अग्रसर करेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग जानने वाले हैं हिंदी साहित्य का मध्यकाल। क्या जानेंगे? हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें विशेष रूप से हमें पढ़ना होगा भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में। ठीक, ये भक्ति काल और रीतिकाल के बारे में देख लिए। ये हो गया भक्ति काल और ये हो गया आपका रीतिकाल। इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में क्या जानेंगे? अगर आपका बीए में सिलेबस है, चाहे आपका एमए में भी सिलेबस है ये, चाहे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, सभी के लिए काम में देगा। बीए, एमए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो उन सब के काम में आने वाले हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके। यहाँ पे केवल सब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं बहुत सारे, जो कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, साथ ही उसका आंसर भी दूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे। एंड इसमें क्या होगा, मेहनत अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका वीडियो के एंड में PDF भी दे दूंगा। अब देखिए बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें आपको भक्ति काल एवं रीतिकाल के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना होगा कि भक्ति काल का नामकरण, ठीक है, और विभिन्न इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास क्या है हिंदी साहित्य का भक्ति काल का, ठीक है। और विशेष रूप से 4 को कवि के बारे में आपको पढ़ना होगा। कबीर के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि रीति साहित्य की प्रेरक परिस्थितियों के बारे में पढ़ना होगा, उनका नामकरण, मुख्य प्रवृत्तियाँ, ठीक है। और चौथा आपको ये कम ही पूछा जाता है, फिर भी देख लेंगे, पद्माकर, बिहारी भूषण एवं नारायणन के पद दोहों का अध्ययन करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देख लेते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य का मध्यकाल, जिसमें भक्ति काल एवं रीतिकाल आता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि भक्ति आंदोलन से क्या अभिप्राय है, या फिर भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यहाँ पे मैंने काट दिया इसको, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में। भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी या इसका प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर कुछ इस टाइप से आपको दिखाया किया गया है। सबसे पहले एक छोटा सा आपको परिचय देना है, ठीक है। फिर बताना है कि भक्ति आंदोलन के बारे में और किसने किसका नाम दिया, फिर भक्ति आंदोलन का स्वरूप बताना है, ठीक है। तो फिर बताना है कि भक्ति की मार्ग की शाखाएं कौन कौन सी हैं, और आपको पॉइंट वाइज अच्छे से करके बताना है। मैंने तो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिर आपको बताना है कि किन्होंने अपना क्या क्या, किन किन संतों ने, किन किन लोगों ने क्या क्या कहा इन सब के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लंबा आंसर राइटिंग नहीं करना है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लंबा आंसर किया गया है, इसको आपको केवल पढ़ना है, नॉलेज लेना है। यहाँ से इसको पढ़ के आपको एक छोटा सा नोट बनाना है खुद से, ठीक है, और उसको आपको आंसर लिखना है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया गया है, इसको पढ़िए, लेकिन नोट्स आप खुद से बनाइएगा। अगला है भक्ति काल के उदय की प्रमुख, या भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें, चाहे प्रमुख पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। इसका आपको आंसर राइटिंग इस टाइप से करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एंड चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीरदास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, कबीरदास का जन्म कब हुआ, उनका घर कहाँ था, उनकी माता का नाम क्या था, सामाजिक जीवन में उनका क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। फिर 1-2 उनके पद बताने हैं। आगे देख लेते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दार्शनिक पक्ष के दृष्टिकोण, 1 मिनट, ये कलर मैच कर जाता है ना, अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, इसको भी अच्छा नहीं दिख रहा यार, अब ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि दार्शनिक पक्ष के दृष्टिकोण से कबीरदास के पदों की विवेचना करें, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम रहेगा, कि कबीरदास के पदों में सामाजिकता है, इस कथन की समीक्षा करें, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि दुल्हनी तोहे पिया के घर जाना है से कबीर का क्या तात्पर्य है, अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोला गया है कि कबीर ने मानव जीवन के मुकाम के लिए
क्या करने की सलाह दी है? प्रस्तुत पद दुल्हनी तोहे पिया के घर जाना है के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको वाक्यात्मक प्रश्न उत्तर भी आ सकता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रस गगन गुफा में अजर सैरे पाठ का मूल भाव क्या है, अथवा कबीर के अनुसार ईश्वरीय भक्ति के महत्व को अपनी भाषा में वर्णन करें। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें पूछा गया है कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा से कबीर की किस भावना की जानकारी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोला गया है कि कबीर ने ब्रह्म आडंबर जो है पर किस प्रकार से प्रहार किया है, वो अपनी भाषा का कैसी कटु बोली बोलते हैं उनको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में वर्णन करें, अपने शब्दों में लिखना है, किताबी भाषा का प्रयोग कम से कम करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बोला गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, देखिए कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, इन सब के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय आएगा, किसी एक के बारे में जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में पढ़ लेना है। तो 4 को तो है ही है, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे है सूरदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। सूरदास के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए इनकी रचनाओं की विवेचना करें। ठीक है, इनकी रचना कौन कौन सी है इसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि सूरदास रचित पद, चरण अथवा बंदो रिहाई के आधार पर सूरदास क्या कहना चाहा है, इसको बताना है। और इसी को देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है, सेम क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरि राई को किस संदर्भ में सूरदास ने लिखा है, काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें पूछा गया है कि प्रश्न में जसोदा हरि पालने झुलाने, जसोदा हरि पालने झुलाने प्रस्तुत पद का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। अथवा यहाँ पे क्वेश्चन है कि यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे अपने शब्दों में वर्णन करें। यहाँ सूरदास ने किन किन भावनाओं का परिचय दिया है, इसको भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है, इसमें बोला गया है कि निसी दिन, अरे यार मैंने इतना ज़्यादा डार्क दे दिया ना कि यहाँ पे अब दिखने लगा। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं कटेगा। निसी दिन बरसत नयन हमारे पद के अनुसार सूरदास ने कौन सी बरसात की चर्चा की है। ठीक है, इसी को दूसरे शब्दों में बोला गया है कि सूरदास के प्रस्तुत पद में विरह की किस स्थिति का चर्चा हुआ है, इसको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोला गया है कि गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालें। तो आ ही गया क्वेश्चन, चारों को मिला के आ ही जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको VVI आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन के रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता को स्पष्ट करें। अगला यहीं पे क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण की विवेचना करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रीतिकाल के नामकरण विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। मतलब कुछ भी हो नामकरण से रिलेटेड तो आंसर यही बनेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि की वर्णन करें। ठीक है, रीतिकाल की पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। फिर यही क्वेश्चन है कि रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं काव्य धाराओं पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि रीतिकाल की काव्य धाराओं की विवेचना करें। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का निरूपण कीजिए। ठीक है, और इसी को बोला गया है कि रीतिकाल की प्रत्येक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। रीतिकाल की प्रत्येक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखिए टोटल आपके 30 या 32 क्वेश्चन है। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पद्माकर के काव्यगत विशिष्टीय पर प्रकाश डालते हुए इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आपको ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। 19 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि बिहारी लाल के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके बाद आपको 20वां क्वेश्चन मिलेगा कि बिहारी लाल के नीतिपरक दोहों से उनके लोक व्यवहार कुशल होने का परिचय मिलता है। पठित दोहों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करें। ठीक है, ये हो गया हमारा 21 क्वेश्चन ना 21 हुआ जी, मैं भी भूल गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बिहारी लाल के दोहों में कहीं कहीं जो है कटु व्यक्तियों के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त मिलती है। ठीक है, या मिली है। पठित दोहों के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना है। अब आपको ये सारे क्वेश्चन रेडी करके जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको बहुत बार लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा 22वां या 23वां क्वेश्चन होगा कि कवि भूषण का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, या फिर भूषण रीति काल के कवि हैं इसकी पुष्टि करें, अथवा भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं क्यों स्पष्ट करें। भूषण की कविता रीतिकालीन प्रवृत्तियों से संबंध भी है और मुक्त भी है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको विवेचना करना है। और अंतिम इसी में क्वेश्चन है कि भूषण राष्ट्रीय कवि हैं अथवा जातीय कवि हैं, इसको भी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 या 24 होगा। इसमें पूछा गया है कि भूषण की कविताओं के काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चकित चकता चौंकी उठे बार बार जो कह कर कवि भूषण बोले हैं, किनके चौंकने की बात बोले हैं, इसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि भूषण ने युद्ध की भनक सुनकर किनके चकित होने की बात करते हैं। यहाँ पर तो जो पद दिया गया है, पद का मूल भाव आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि धनानंद के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फिर भी आप लोग कर लीजिए। पठित पदों के आधार पर धनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट सिलेबस में आ सकता है, कभी कभार आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर ने मानव जीवन का मुकाम कहाँ बताया है। ठीक है, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए एक ही में इंक्लूड कर दिया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, यानी कि एक ही साथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कबीर ने मानव जीवन का मुकाम कहाँ बताया है, ये क्वेश्चन है। मनुष्य के किस बात को कबीर के व्यर्थ मानते हैं। ठीक है, हरी हरी चूड़ियों से क्या तात्पर्य है। फिर है आपका आसमान से कैसी वर्षा हो रही है। कमल फूल के संदर्भ में कबीर ने क्या कहा। ये सभी आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला है काल कब मनुष्य के निकट आता है। फिर है प्रश्न को रंगने से कबीर क्या तात्पर्य है। पत्थर की मूर्ति पूजा का विरोध कबीर ने कैसे किया। ठीक है, ध्वनि रमाने से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है कि जीवन के अंतिम मुकाम से कबीर क्या मतलब है। नेक्स्ट सूरदास का परिचय दीजिए। सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ये सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन वृत्त प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। अगला क्वेश्चन के रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीति मुक्ति काव्य धारा क्या है। अगला है पद्माकर की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मतीराम की क्या विशेषताएं हैं। धनानंद की क्या विशेषताएं हैं। बिहारी लाल की क्या विशेषताएं हैं। भूषण की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एक मतलब राइटर है, सभी की विशेषताएं पूछ दिया है। नेक्स्ट है आपका चाक बख्शी बार बार क्यों चौंक जाता है। दिल्ली दरबार क्यों खरकता है। ठीक है, धनानंद के भक्ति भावना की विवेचना करें। तो इस तरह से यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के, तो ये आपके कुछ इस टाइप से रहेंगे। ठीक है, इन सबको आपको कर लेना है।
तो इतने सारे मैंने आपको स्टडी मटेरियल दे दिए हैं। अब आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, एमए करते हो, बीए करते हो या किसी भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इतना अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में पास तो जरूर होंगे। इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, लाइक कर दीजिएगा यार इतनी मेहनत के लिए एक वीडियो के लिए। ठीक है, बाय।